Hello friends, I would like to invite my YouTube channel Rainbow Classes. Today we are going to discuss TGT and PGT history, DSSB या फिर यूपी TGT की बात की जाए तो हम कई दिन से स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो से मैं आप देखिएगा मैं काफ़ी दिन से जो है घटनाचक्र की बुक को जो है स्टूडेंट क्या कर रही हूँ डिस्कस कर रही हूँ आपके क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए हुए हैं प्लस जो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछेंगे उन क्वेश्चन की भी सीरीज़ दी हुई है। तो हम इन क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन को मैं क्या कर रही हूँ डिस्कस कर रही हूँ स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर मैं 40 को डिस्कस कर चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 41 को हम देखेंगे और 10 क्वेश्चन को डिस्कस करें स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा हुआ है। देखिए 41 में लिखा हुआ वैदिक नदी, कौन सी नदी, वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। ऑप्शन देखेंगे, पहला है अफगानिस्तान, बी में है चीनी तुर्किस्तान, सी में है कश्मीर और डी में है पंजाब। तो यदि बात की जाए नदी कुंभा की तो इसका राइट आंसर आपको स्टार्ट इस आंसर जो स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है इसका जो नदी की बात की जाए कुंभा नदी की तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट ए यानी कि अफगानिस्तान। दिखाई दे रहा है आपको कुंभा नदी अफगानिस्तान। तो यदि बात करें नदी की तो नदियों के कुछ नाम थे स्टूडेंट, मैं आपको लर्न करवाऊंगी नदियों के नाम। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए एक नदी थी, कौन सी नदी थी, रावी। कौन सी नदी थी स्टूडेंट, रावी नदी थी जिसका नाम था पुरुषनी नाम था उसका रावी नदी का। रावी नदी की अगर बात की जाए तो रावी नदी जो स्टूडेंट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ स्टूडेंट, कांगड़ा जो जिला है, कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से होते हुए जो रोहतांग दर्रा है, कौन सा स्टूडेंट, रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है स्टूडेंट, अगर बात की जाए कि रावी नदी किन किन राज्यों से होकर जाती है तो 3 स्टेट हैं, वो 3 राज्य हैं। पहले की अगर बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में पंजाब। क्या स्टूडेंट, पंजाब। ठीक है स्टूडेंट, तो 3 क्या ये डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर बात की जाए तो रावी नदी 2 देशों से होकर के गुजरती है। पहला वो देश है उसका नाम है इंडिया में क्या इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा, हमने अभी बताया था आपको, रोहतांग दर्रा और कांगड़ा जिले से निकलती है स्टूडेंट। इंडिया से होकर के ये कहाँ जाती है, पाकिस्तान में, कहाँ जाती है स्टूडेंट, पाकिस्तान में जाती है। और अगर बात की जाए कि जो रावी नदी है वो किसकी सहायक नदी है, रावी नदी जो है चिनाब की सहायक नदी जो है वह रावी नदी। और रावी नदी अगर बात की जाए तो किसकी सहायक नदी है, तो सतलुज नदी की सहायक नदी है रावी। ठीक है स्टूडेंट, और रावी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, चिनाब। देखिए मैं आपको लिख देती हूँ, बता देती हूँ आपको लिख करके। चिनाब जो है, चिनाब की सहायक नदी कौन सी है, रावी। और रावी की अगर बात की जाए रावी की सहायक नदी कौन सी स्टूडेंट, सतलुज। कौन स्टूडेंट, सतलुज। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करें रावी की टोटल लंबाई की, किसकी, रावी नदी की टोटल लंबाई की अगर बात की जाए तो ये 725 किलोमीटर, क्या इसकी लेंथ है 725 किलोमीटर। और ठीक है, रावी को पुरुषनी कहा गया, मैंने आपको बताया। इसके अलावा संस्कृत में इसको इरावती बोलते हैं, इरावती। संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, इरावती बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हिमाचल प्रदेश में इसका एक और नाम है। हिमाचल प्रदेश के जो स्थानीय लोग हैं वो इसको बोलते हैं रोती नदी। कौन सी नदी बोलते हैं स्टूडेंट, रोती, यानी कि वीपिंग नदी, वीप। ठीक है स्टूडेंट, और अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश उसकी रावी नदी की तो ये नदी जो है स्टूडेंट पंजाब के अंदर गुरदासपुर है। पंजाब के अंदर क्या है स्टूडेंट, गुरदासपुर और जो है अमृतसर, गुरदासपुर और अमृतसर जो है स्टूडेंट, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है। गुरदासपुर और अमृतसर की जो है सीमा बनाती है, कौन सी नदी, रावी नदी जो है गुरदासपुर और अमृतसर की सीमा बनाती है। ठीक है, अगर बात की है रावी नदी तो रावी नदी के जो क्या बोलते हैं पास कौन कौन से ऐसी जगह हैं जो स्थित हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से एरिया हैं। तो अगर बात की जाए लाहौर जो है रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसके अलावा बात की जाए अगर सरोल, क्या स्टूडेंट, सरोल। बात की जाए अगर चंबा की
किसकी स्टूडेंट? चंबा की अगर बात की जाए तो रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा बात की जाए माधोपुर, तो माधोपुर भी, ये जो 4 जगह हैं ये चारों की चारों कहाँ पर स्टूडेंट? रावी नदी के तट पर स्थित हैं, रावी नदी के तटीय एरिया पर स्थित है। ठीक है, रावी नदी जो है स्टूडेंट, पहले इसको डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए 725 किलोमीटर इसकी लेंथ मैंने बताया। संस्कृत में इसको इरावती कहा जाता है रावी नदी को। अब ये हिमाचल में के जो स्थानीय लोग इसको रोती नदी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है कौन सी नदी? रावी नदी। ये गुरदासपुर और अमृतसर जो स्टूडेंट, गुरदासपुर और अमृतसर पे क्या सीमा बनाती है। ठीक है, और ये जो है लाहौर के अलावा लाहौर, सरोल, चंबा और माधोपुर जो है इसके तटीय एरिया हैं। ठीक है, आगे हम समझेंगे रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी जो है स्टूडेंट, देखिए रावी जो नदी है स्टूडेंट, पाकिस्तान में जो है स्टूडेंट, पाकिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है झाग नाम का क्या है स्टूडेंट? डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है। ठीक है ना, इस ज़िले में एक जगह है जिसका नाम है तिम्बू। क्या नाम है स्टूडेंट? तिम्बू है। तिम्बू के पास ये जो रावी नदी है, ये जो है किसमें? चिनाब में। रावी नदी जो है चिनाब में समाहित हो जाती है। चिनाब में क्या होता है? समाहित हो जाती है। दोबारा समझेंगे कि हमने समझा कि पाकिस्तान के अंदर रावी नदी जो है झाग डिस्ट्रिक्ट में, झाग नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक तिम्बू है, तिम्बू नाम की जगह है। वहाँ पर जो है जो रावी नदी वो चिनाब नाम की जो नदी है उसमें क्या होती है? मिल जाती है, समाहित हो जाती है। और चिनाब नाम इसलिए कहा गया, जो चिनाब है रावी नदी की सहायक नदी है। रावी नदी जो है चिनाब की सहायक नदी है, इसमें जाकर ये मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये हमने समझा चिनाब के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे एक बार। एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ ऋग्वेदिक में उल्लेखित कुंभा मतलब काबुल, और कर्मू जो है इसको बोला गया कुर्रम, गोमती को बोला गया गोमल, और अगर बात की जाए सुवालू की तो उसको कहा गया स्वात। और अफ़गानिस्तान में ये सभी नदियाँ बहती हैं। इन नदियों का उल्लेख जो है आर्यों का अफ़गानिस्तान के साथ गहन संबंध है। अफ़गानिस्तान में नदियाँ में से कौन सी? कुंभा, कुर्रम, गोमती यानी कि गोमल, सुवालू यानी कि स्वात, ये सब जो है अफ़गानिस्तान में बहती हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको बता दी रावी नदी के क्या क्या नाम हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में लिखा, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था। ठीक है स्टूडेंट, इसके ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिससे कि विनिमय हुआ करता था। उस ज़माने में नोट नहीं चला करते थे। तो पहला ऑप्शन है सोने का टुकड़ा, बी में है चांदी का टुकड़ा, और सी में है सिक्का, और डी में क्या है? गाय। तो यदि बात करें सोने के सिक्के की, तो सोने का सिक्का हर गरीब इंसान के पास नहीं होगा, सिर्फ राजा महाराजाओं के पास होगा। चांदी का टुकड़ा भी अमीर लोगों के पास भी, सिक्का भी अमीर लोगों के पास होगा। लेकिन गाय ऐसा है, गाय जो है उस टाइम पर गरीब लोगों के पास भी होगी, क्योंकि उनका खाना पीना, उनका जो व्यवसाय है वो गाय से चला करता था। तो गाय इसका राइट आंसर स्टूडेंट। एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं एक बार। देखिए ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन जो था अस्थायी था, यानी कि वो परमानेंट किसी भी स्थान पर नहीं रहा करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों की बात हो रही है, यानी कि वो कभी कहीं तो कभी कहीं किसी स्थान पर रहा करते थे। उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन जो था अत्यधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि कृषि को वो किसी भी स्थान पर दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते थे। लेकिन जब उनका पशु जो थे उनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी ले जाए जा सकते थे, इसलिए कहा गया उनका जो जीवन था स्थायी था और पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण था। पशुओं में गाय की सर्वाधिक महत्ता थी। गाय की गणना संपत्ति में की गई। गाय पशुपालन जो था वो संपत्ति के तौर पर था, व्यापार में वस्तु विनिमय आधारित था, और गाय जो वस्तु विनिमय का क्या थी बच्चों? आधार थी। ठीक है स्टूडेंट, अन्य फैक्ट की बात करें, विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क किसे बोलते हैं स्टूडेंट? निष्क जो होता है वो निष्क जो होता है एक आभूषण होता है सोने का। निष्क जो है आभूषण होता है सोने का। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सोने का आभूषण होता है और गले में पहनने वाला एक माला होती है, उसको बोला गया निष्क। लेकिन ये हमारे ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो निष्क है उसको सोने के जो सिक्के होते थे उसको भी बोला करते थे। सोने की चौकोर आकार में सोने का धातु होता था, जो क्या होता था, जो राजा हुआ करते थे, जो यज्ञ करा करते थे, पंडितों को दिया करते थे, पुरोहितों को दिया करते थे, या करने वालों को, राजा लोग, तो उनको भी निष्क बोला गया है। ठीक है स्टूडेंट,
अब देखिए नए क्वेश्चन में हम जाएंगे। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि बेनकोट जो था, एक बेनकोट नाम का एक व्यक्ति था, वो क्या करता, सूदखोर था और क्या करता, अधिक ब्याज लिया करता। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे 43 में। देखिए क्या कह रहे हैं, 43 में कह रहे हैं कि वैदिक यज्ञ में, क्या स्टूडेंट, वैदिक यज्ञ में एक वर्ड है, वो वर्ड देखिए क्या है, होता। क्या स्टूडेंट, होता। वैदिक यज्ञ में होता का संबंध है, का संबंध किससे है? ऑप्शन इन्होंने दे दिया है ऋग्वेद, क्या स्टूडेंट, ऋग्वेद, ठीक है। बी में क्या दिया हुआ है, यजुर्वेद। सी में दिया हुआ है स्टूडेंट सामवेद, और डी में दिया हुआ स्टूडेंट अथर्ववेद, ठीक है स्टूडेंट। तो यदि बात की जाए इन वेदों की, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इन वेदों के बारे में बहुत डीपली पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। मैंने बताया था ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल होते हैं, ठीक है। और मैंने इसके अलावा, चलिए हम ये देखते हैं कि पहले इनको पढ़ने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है। ऋग्वेद की अगर बात की जाए, जो इनको पढ़ने वाले लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ऋग्वेद के अंदर पढ़ने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्टूडेंट बताइए, उनको कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है उनको। यजुर्वेद की अगर बात की जाए तो उनको क्या कहा जाता है, अथर्वयु क्या आता है। सामवेद की अगर बात की जाए तो बताइए सामवेद को क्या कहा जाता है, और अथर्ववेद को क्या कहा जाता है। अथर्ववेद की अगर बात करें, अथर्ववेद को कहा जाता है ब्रहा, क्या कहा जाता है, ब्रहा कहा जाता है। और ऋग्वेद की अगर बात की जाए उसको कहा जाता है होता, और सामवेद को क्या कहा जाता है, उद्गाता, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर मैं बात करूँ दोबारा, देखिए एक बार, जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला था उसको होता बोलते हैं, यजुर्वेद को पढ़ने वाला होता है अथर्वयु बोलते हैं, और सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता होता है, और अर्थवेद को पढ़ने वाला होता है ब्रहा, ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है, ब्रहा होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे, मैंने पढ़ा था ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल होते हैं। क्या पढ़ाया था मैंने स्टूडेंट, मैंने पढ़ाया था ऋग्वेद के अंदर क्या होते हैं, 10 मंडल बताया मैंने आपको, 10 मंडल पढ़ाया मैंने। और मैंने क्या पढ़ाया था, सूक्त बताए थे, और उसके बताए थे मैंने मंत्र बताए थे। सूक्त कितने थे स्टूडेंट, 10-28 थे। अब मंत्र की अगर कितनी थी, 10, 6, 4, 2, ठीक है। कितने थे, जो सूक्त थे, सूक्त को बोलते हैं सेइंग, क्या बोलते हैं, सेइंग। और मंत्र को मंत्रा, मंत्र को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मंत्रा, ठीक है स्टूडेंट। तो सूक्त जो थे 10-28 थे, जो मंत्र थे 10, कितने थे, 10, 6, 4, 2। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले जैसे आपको इजी लगे बस याद कर लीजिए। बस आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाके एज इट राइट आंसर करना, बस आप किसी भी लेवल से आप याद कीजिए, किसी भी तरीके से आप ये याद कीजिए। 43 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 43 के बाद में 44 क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट दिए हैं, उन फैक्ट को समझते हैं। देखिए फैक्ट में देखिए एक बार, ऋग्वेद में बताया 3 पार्ट मिलते हैं। पहला लिखा हुआ साखल, दूसरा लिखा हुआ बाखिलिया, और लिखा हुआ दूसरा वाशकल, ठीक है ना। तो ये यदि बात कीजिए साकल की, तो इसके अंदर 10-17 सूक्त हैं। साकल में कितने, 10-17 सूक्त हैं। बाल खिल्ले के अंदर क्या है, 8वें मंडल में परिशिष्ट माना गया, 8वें मंडल को क्या माना गया, परिशिष्ट। और 7वें मंडल के अंदर क्या बात बताई थी मैंने ऋग्वेद में, 7वें मंडल के अंदर बताया था 10 राजाओं का वर्णन है, 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मैंने बताया था आपको। 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किसके अंदर है, 7वें मंडल में। 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन, 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किसके अंतर्गत है स्टूडेंट, 7वें मंडल के अंदर। यहाँ पर 8वें मंडल को परिशिष्ट माना गया है, ठीक है स्टूडेंट। और मैंने पढ़ाया था पहला 10वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, और 9वां जो मंडल मैंने बताया था ऋग्वेद का, वो सोम देवता को समर्पित है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में लिखा बाखिल्य को 8वें, बाखिल्य जो है इसे 8वें मंडल में परिशिष्ट माना गया। इसमें
कुल कितने सूक्त हैं? 11 सूक्त हैं। मैंने बताया था सूक्त क्या बोलते हैं? सेंग बोलते हैं। तो उसके अंदर 11 सेंग हैं। वाष्कल इसमें कुल 56 सूक्त हैं, यानी कि 56 सेंग हैं, परंतु ये उपलब्ध नहीं है। वेदों का संकलन जो है महर्षि देवप्रायण ने किया है, ठीक है, इसलिए इनका एक नाम वेद व्यास भी है। एक क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है कि वेदों का संकलन किसने किया, वहाँ पे ऑप्शन महर्षि कृष्ण देवपायन भी आ सकता है और वेद व्यास भी हो सकता है। तो आपको क्या करना, कंफ्यूज नहीं होना है। वेद व्यास और कृष्ण देवपायन एक ही है ये, ठीक है, कि दो नाम हैं। आगे लिखा हुआ है अर्थवेद इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इसमें विभिन्न, मैंने आपको पढ़ाया था अर्थवेद में किसका वर्णन है? अर्थवेद के अंदर जो इलाज किए जाते हैं रूहानी या फिर भूत प्रेत जादू टोने का जिक्र है अर्थवेद के अंतर्गत, ठीक है स्टूडेंट। अगर बात की है 4 वर्णों की, तो 4 वर्णों का जो उल्लेख है 10वें मंडल के अंतर्गत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ भी गया है 44 क्वेश्चन। देखिए 4 वर्णों का उल्लेख इसमें लिखा है। 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार हुआ है, तो कौन से मंडल में हुआ? ऋग्वेद के प्रथम मंडल में, द्वितीय मंडल में, नवम मंडल में, 10वें मंडल में। तो मैंने आपको वही क्या पढ़ा है? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में 4 वर्णों का वर्णन है। और वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र को कहा गया है, क्या कहा गया? शूद्र की जो उत्पत्ति हुई वो पैरों में से हुई है। विराट पुरुष के मुख में से ब्राह्मण पैदा हुए हैं। और जबकि बात की क्षत्रिय जो हैं कहाँ से पैदा हुए हैं? वो हुए भुजाओं से। और वैश्य जो हैं ये जांघों से हैं। उत्पत्ति मानी जाती है शूद्रों की पैरों से मानी जाती है, इसलिए शूद्रों को समाज में नीच स्थान दिया गया था पहले टाइम में। अब लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। और जो कुंवारी जो महिलाएं होती हैं उनको बोलते हैं अमाजू। हाँ देखिए अमाजू, क्या कहा गया था? अमाजू। जो कन्याएं जो हुआ करती थी, जो क्या करती थी, विवाह नहीं क्या करती थी, कुंवारी रहा करती थी। जो कुंवारी रहा करती थी सारी उम्र, उनको क्या कहा गया? उनको क्या कहा गया? अमाजू। अमाजू किससे कहा गया? जो लेडीज़ हैं सारी उम्र विवाह नहीं करती, उन्हें अमाजू कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 को समझेंगे। हमारे 5 क्वेश्चन और बचते हैं। लिखा वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ गया मिलता है? तो ऋग्वेद के अंदर क्या मिलता है? हमने अभी पढ़ा था ऋग्वेद के अंदर क्या मिलता है। हमने पढ़ा था अभी 10 मंडल की बात की गई ऋग्वेद के अंदर। और ऋग्वेद के अंदर कई सारे मंडल हैं। और ऋग्वेद के अंदर बात की जाए, ऋग्वेद के 4थे मंडल के अंदर वर्ण की व्यवस्था है, ठीक है। अगर बात की जाए किसकी? 7वें मंडल की, तो वो सोम देवता को समर्पित है, ठीक है स्टूडेंट। और 9वां और जो 10वां मंडल जो है उसके अंदर क्या चीज़ बताई गई? उसके अंदर 10वें मंडल के अंदर क्या बताया गया? 10वें मंडल के अंदर अभी बताया था मैंने आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको 10 मंडल में क्या बताया गया। इसके बाद अगर बात की जाए किसकी? बात की जाए 7वें मंडल की, तो 7वें मंडल में 10 राजाओं का वर्णन है, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखेंगे 4 वर्णों के बाद 10वें मंडल में, ठीक है स्टूडेंट। 7वें मंडल में सोम देवता की बात की गई है, और 10 राजाओं की जो युद्ध जिन्हें लगा तो 7वें मंडल में, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखेंगे वर्ण व्यवस्था 45 क्वेश्चन है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है स्टूडेंट? ऑप्शन लिखा हुआ ऋग्वेद। हमने पढ़ा था ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का मिलता है वर्णन। तो ए इसका क्या है? राइट आंसर स्टूडेंट, ठीक है। और यजुर्वेद के अंदर वर्ण व्यवस्था का वर्णन नहीं है। अर्थवेद के अंदर भूत प्रेत का वर्णन है, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखेंगे 46 क्वेश्चन में देखेंगे। 46 में क्या कहा है? ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्ण वर्ण की व्यवस्था है या फिर अवधारणा प्राप्त होती है? तो 46 का राइट आंसर हमें क्या पड़ा? ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की व्यवस्था की गई। तो 10वें मंडल कहाँ लिखा है? ऑप्शन ए को देखेंगे, एक में लिखा प्रथम, बी में लिखा हुआ 5वां, और सी में लिखा 9वां, और डी में लिखा है 10वां। तो 10वें मंडल की राइट आंसर है हमारा। अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए, सॉरी 7 नहीं 47, कौन सा स्टूडेंट? 47 की अगर बात की जाए, देखिए 47 में क्या कहा हुआ है। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले चारों आश्रमों का वर्णन किस में मिला है? तो देखिए ऑप्शन में आपको बता देती हूँ, चारों किसकी बात की गई? चारों आश्रमों की बात की गई। तो देखिए ऑप्शन देखिए, पहला लिखा हुआ ईश, पहले का लिखा ईश,
दूसरा लिखा है हुआ छंदोग्य, छंदोग्य। और अगर तीसरे की बात क्या लिखा हुआ है, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। बृहदारण्यक के बाद में क्या है, ज्वालोपनिषद, 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 ज्वालोपनिषद। तो अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो क्वेश्चन दोबारा से देखेंगे। सबसे पहले चारों वर्णों का जो वर्णन है किसके अंदर किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ ईश में, छंदोग्य, बृहदारण्यक में, या फिर ज्वालोपनिषद में। हमने भी इससे पहले पढ़ना था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का चारों जो वो हैं क्या बोलते हैं वर्ण व्यवस्था, उसका जिक्र है, लेकिन यहाँ पे 4 आश्रम की बात की गई है। ठीक है स्टूडेंट, 4 आश्रमों कौन कौन से हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट है वो ज्वालोपनिषद है। क्या है स्टूडेंट, ज्वालोपनिषद। ज्वालोपनिषद में 4 वर्णों की व्यवस्था किसकी बात की गई, चारों जो आश्रम है उनकी व्यवस्था की गई है। ठीक है ना, उसका जिक्र इसके अंदर है। 4 क्या मिलते हैं इसके अंदर, आश्रम मिलते हैं। इसके अंदर 3 आश्रम मिलते हैं, 3 छंदोग्य के मिलते हैं। और बृहदारण्यक में हमने क्या पढ़ा था, बृहदारण्यक में हमने पढ़ा था जो गार्गी जो थी, कौन थी, गार्गी और याज्ञवल्क्य, गार्गी और याज्ञवल्क्य जो थे, गार्गी और याज्ञवल्क्य जो थे स्टूडेंट, वे याज्ञवल्क्य और ये याज्ञवल्क्य जो थे, इनका जो है ना क्या हुआ था, इन दोनों की जो हुई थी, जो आज के बाद में डिबेट होता है ना, उस टाइम पर हुआ करता था वार्तालाप। ठीक है ना, तो उस टाइम पर गार्गी जो थी अपने ज़माने की बहुत ज़्यादा, अपने आप में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लेडी थी। ठीक है ना, कुशल वक्ता थी। तो गार्गी और याज्ञवल्क्य थे। ठीक है स्टूडेंट, इनका उसका जिक्र किसके अंदर, बृहदारण्यक के अंतर्गत है। और छंदोग्य में जो है 3 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ज्वालोपनिषद में 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। 4 आश्रमों कौन कौन से हैं, सबसे पहला है बृहचार्य, बृहचार्य। इसके अंदर हमने पढ़ा था जो बच्चा है वो 25 साल की एज में क्या है, एजुकेशन लेकर के गुरुकुल से अपने घर पर लौट आता है, और इसी साल में 25 साल की एज में क्या होता है, विवाह संपन्न हुआ करता था। ठीक है स्टूडेंट, कुछ लोगों ने जो है, जो पहले ज़माने के जो वैदिक धर्म के जो लोग थे उन लोगों ने 100 साल बताई थी, व्यक्ति की तो 25 साल ही हो गए, उन्होंने 100 साल बताई थी। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम, शादी के बाद में व्यक्ति गृहस्थ जीवन में गृहस्थ जो जीवन होता है उसके अंदर एंट्री करता है। उसके बाद में वानप्रस्थ होता है, जब वो सारे फर्ज से कंप्लीट कर लेता है, सारे कर्तव्य कंप्लीट कर लेता है, बच्चों की शादी कर लेता है, उसके बाद में क्या करता है, वो वनों में चला जाता है, तो उसे बोलते हैं वानप्रस्थ। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वानप्रस्थ बोलते हैं। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में वानप्रस्थ के बाद में क्या होता है, संन्यास। जब वो सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सिर्फ भगवान की उपासना वगैरह करता है, फिर वो संन्यास आश्रम ले लेता है। ठीक है, 4 तरह के आश्रम है जिसमें 100 साल की एज मानी गई है। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हमारे 2 क्वेश्चन बचते हैं। 48 में देखिए क्या लिखा हुआ है। 48 में कह रहे हैं ये कि पूर्व वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो हमने भी पढ़ा था व्यापार, वाणिज्य, कृषि, पशुपालन। तो हमने पढ़ा था पशुपालन का व्यवसाय था, और वो लोग क्या करते थे, पशुओं को पालते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या, वो डी हुआ। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है। और जो संपत्ति की अगर बात की जाए तो गायों को उनकी संपत्ति माना करते थे। और ऋग्वेद के अंदर गाय का जो उल्लेख है, ऋग्वेद के अंदर गाय का 176 बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वैदिक धर्म कौन सम्मिलित नहीं था। वैदिक धर्म में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था। प्रकृति पूजा, मंत्रोच्चारण, यज्ञ, या फिर मूर्ति पूजा। अगर बात की जाए इसकी कि मूर्ति पूजा की, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल की अगर बात की जाए तो वैदिक काल अपने आप में क्या है, प्रकृति से परिपूर्ण धर्म है। ठीक है ना, उसके अंदर हमने पढ़ा था वरुण देवता हैं, उनको ऋतस्य देवता, ऋतस्य गोपा भी कहा गया। ऋग्वेद के अंदर क्या कहा गया, ऋतस्य गोपा कहा गया। और ईरानी जो ग्रंथ है, ईरानी कौन सा है, जिंद अवस्था जो है, उसके अंदर उनको क्या कहा गया, उनके अंदर उसको क्या कहा गया, मैंने पीछे आपको बताया है प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत। तो उनको क्या कहा गया, जहूर करके उनका समथिंग नाम दिया हुआ है उनको। ठीक है, और ये क्या है, प्रकृति के देवताएं हैं। ठीक है, और ये क्या है, अपने आप में जल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ स्टूडेंट, नहीं पूछा तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट मूर्ति पूजा वैदिक धर्म में सम्मिलित नहीं था। तो क्या सम्मिलित था, मूर्ति पूजा सम्मिलित नहीं थी। ठीक है स्टूडेंट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ऋग्वेद में उल्लेखित पणि संबंधित है किससे, कृषि से, व्यापार से, उद्योग से, या फिर पशुपालन से।
तो पणी जो स्टूडेंट वो क्या था, बिजनेस से संबंधित था, व्यापार संबंधित था। बी इसका राइट आंसर हो गया। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर, थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेते हैं। तांबे के लिए जो शब्द जो यूज़ किया गया था स्टूडेंट, वो किया गया था आयस। क्या किया गया था? आयस किया गया था स्टूडेंट, ठीक है। और सोने के लिए जो शब्द यूज़ किया गया था वो हिरण्य किया गया था। क्या शब्द यूज़ किया गया था स्टूडेंट? हिरण्य शब्द यूज़ किया गया था, ठीक है। और सिंधु नदी जो कि कहाँ पर बहती है? पाकिस्तान में बहती है, हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो सिंधु नदी को हिरण्यी कहा गया, हिरण्यी, ये पे की मात्रा हिरण्यी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि जो सिंधु नदी है उससे क्या होता था, उस टाइम पर सोना प्राप्त होता था, इसलिए इसको हिरण्यी नदी कहा गया, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हम मिलते हैं आपको 50 to 60 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की सीरीज़ को लेकर के न्यू वीडियो में और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।